आज हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपको भी सर काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या देखना है तो मालूम है, काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं, फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें लिखता हूं। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फॉर ए मास in translatory motion, the linear kinetic energy associated means kinetic energy due to linear motion. The kinetic energy is given by kinetic energy is equal to हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, ठीक है। कोई बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? हाफ एम वी सी एम। वी सी एम क्या है? इट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर कोई पॉइंट मास है, फॉर ए पॉइंट मास है तो उसका सेंट्रल मास तो वहीं पे है जहां पर वो मास है। तो कोई पॉइंट मास अगर मोशन में, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि उसी का वेलोसिटी इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन सपोज हम कहेंगे ये कोई एक डंडा है, ये डंडा ऐसे जा रहा है वी वेलोसिटी में, कोई पूछ तो इसका सेंटर ऑफ मास भी तो वी सी एम वेलोसिटी में जा रहा है। अब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इट इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर। सपोज कोई एक डंडा है, अब ये डंडे को आपने क्या किया? एक किक लगा दिया। नाउ ये डंडा आगे भी जाएगा और घूमते हुए भी जाएगा। ये डंडा अभी घूमते घूमते आगे जा रहा है। द मोशन इज नॉट ट्रांसलेशनल, इट इज ट्रांसरोटेशनल। Transrotational means it is rotating as well as having a linear motion. In this case, you cannot say that the kinetic energy is half mvcm square. अभी अगर इसका वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vcm है तो in that case kinetic energy is not equal to half mvcm square, क्योंकि इसमें और भी कुछ एनर्जी अवेलेबल है ड्यू टू रोटेशन। अगर हम यही फॉर्मूला को लगाएंगे और कहेंगे कि यहां पर कोई एक डिस्क है, ये डिस्क है और ये घूम रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं कर रहा है। क्या आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर? नो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो है, तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। मतलब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे वो फिक्स्ड है। किसके लिए फिक्स्ड है? इट इज फिक्स्ड फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन ओनली, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी ट्रांसरोटेशनल मोशन में है, रोटेशन में है और साथ साथ ट्रांसलेशन में है, या फिर दोनों मोशन एक साथ चल रहे हैं, जैसे इस केस में इट वाज ओनली ए लिनियर मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहते हैं? अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसका हर एक पॉइंट का किसी भी इंस्टेंट में वेलोसिटी सेम है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट इज सेम। दूसरे इंस्टेंट में सबका वेलोसिटी बदल जाएगा, लेकिन किसी भी एक समय में एक पॉइंट का जो वेलोसिटी है बाकी पॉइंट्स का भी वही वेलोसिटी है, तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेशनल मोशन है। लेकिन अगर कोई बॉडी घूमते घूमते आगे जा रहा है तो हम कहेंगे ये घूमते घूमते आगे जाने के बाद आप देखेंगे हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है, तो द मोशन इज नॉट ट्रांसलेशनल, इट इज ट्रांसरोटेशनल, ठीक है। तो ये पूरा चीज को समझाते हैं, समझ के हम लोग इसको सिंगल स्टेटमेंट में लिखेंगे। क्या देखिए सारा चीज में से समझ में आया? फॉर ए पॉइंट मास इन मोशन, अगर पॉइंट मास है तो पॉइंट मास जिस वेलोसिटी में जा रहा है उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी वेलोसिटी में जा रहा है, बिकॉज द टोटल मास इज कंसंट्रेटेड टू ए सिंगल पॉइंट। फॉर ए पॉइंट मास इन मोशन द काइनेटिक एनर्जी इज
हाफ एम वी स्क्वायर। आप जो जानते हो दैट वाज फॉर ए पॉइंट मास। लेकिन हम लोग कहाँ कोई पॉइंट मास डील करते हैं, वी डील विद डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस। कोई बार मूव कर रहा है, कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, वो तो एक पॉइंट नहीं है। कोई स्फीयर मूव कर रहा है, पॉइंट नहीं है। तो ध्यान रखना, जो आप काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हो वो किसके लिए है, ओनली फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर पॉइंट मास है उसका रोटेटरी मोशन कुछ नहीं होता है, पॉइंट मास का घूमते वाला कोई मोशन नहीं होता है। क्योंकि हम बताए जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है, अगर हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है तो ट्रांसलेटरी मोशन है। पॉइंट मास है तो एक ही पॉइंट है, जो भी वेलोसिटी है वही है। तो आप क्या कहेंगे, ए पॉइंट मास कैन मूव ओनली इन ट्रांसलेटरी मोशन, उसका तो रोटेटरी मोशन हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोई पॉइंट मास के लिए काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से मैं ठीक से समझा पाया हूं। कोई बाहर मूव कर रहा है, कोई डिस्क मूव कर रहा है, कोई सिलेंडर मूव कर रहा है, कोई स्फीयर मूव कर रहा है, इन दैट केस अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन में है, मतलब उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। जस्ट आई एम ट्राइंग टू शो यू एन एग्जांपल। मैं बार-बार इसी चीज पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कोई नई चीज नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है, स्कूल का गेटकीपर तक जानते हैं, पियन तक भी पूछोगे हाँ जानते हैं बोलेगा। बट उसके पीछे इतने सारे मिसकंसेप्शन है। देखो सपोज अब ये ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब नहीं कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगेन दैट इज अनदर पॉइंट। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब नहीं है कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सो क्या कहेंगे, थोड़ा यहां पर लिख देते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन if at any instant, किसी भी एक समय में velocity of every point of the body is same। कभी कभार ये ट्रांसलेटरी मोशन को लीनियर मोशन बोल के लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लीनियर मोशन मतलब मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, नो। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब it may be moving along a curve but then velocity of every point is same। जैसे just for sake of एग्जाम्पल लेता हूं, ये कोई एक डंडा है, ये मान लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप देखेंगे जब वो डंडा यहां पर आया, ये पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट का वेलोसिटी सब बराबर है, तो इट इज ए ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एक डंडा है, अब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है, तो जब वो यहां पर आया क्या देखोगे आप, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, जबकि डंडे का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम है, तो दिस इज आल्सो ट्रांसलेटरी मोशन। सपोज कोई बॉडी कोई एक कर्व पाथ में जा रहा है, सोचो कैसे जा रहा है, देखो मेरा पेन को मैं कैसे मूव करवा रहा हूं, ये पेन ये कर्व पाथ के ऊपर ऐसे जा रहा है। नाउ द पेन इज नॉट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द पेन इज नॉट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब शुरू में ये पेन कुछ यहाँ पर ऐसे था, थोड़ी देर के बाद ये पेन कुछ यहाँ पर ऐसे था, ये पेन कुछ यहाँ पर ऐसे रहा। ध्यान से देखना, ये चीजें बड़े कंफ्यूजिंग हैं। यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पर हुआ, तो क्या देख रहे हैं हम, जब यहाँ पर था मान लो कि पेन ऐसा रास्ते में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर होते हुए ये पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट का वेलोसिटी बराबर था, यहाँ पर होते हुए ये पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट का वेलोसिटी बराबर था, यहाँ पर आते हुए ये सारा पॉइंट बराबर। किसी भी एक समय में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, किसी एक समय में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। समझ में आ जाना चाहिए भैया। तो ये सारा केस में हम क्या कहेंगे, ये सारा केस में काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू क्या, हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर। तो ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन।
ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन, ये भी हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। ध्यान से देखो मैं पेन को कैसे मूव करवा रहा हूँ, पेन को ऐसे मूव करवा रहा हूँ। These are all ट्रांसलेशनल मोशन। खैर, फिर जो मोशन ट्रांसलेशनल नहीं है उसको क्या कहेंगे? पॉइंट नंबर 4, ए बॉडी नॉट इन ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन may be in rotational or transrotational motion, ट्रांसरोटेशनल मोशन। ठीक है, अब देखो मैं कोई चीज बोल रहा हूं, जैसे मैं बताया ये डंडा को किक मार दिया, ये डंडा घूमते घूमते आगे जा रहा है, ये डंडा ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है, ये डंडा ऐसा पोजीशन में आया। आप जानते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास विल मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। न्यूटन फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, जब तक एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा द बॉडी और द सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। हम तो एक बार किक मारे, लेकिन ये मोशन ट्रांसलेशनल नहीं है, ये मोशन ट्रांसलेशनल नहीं है। इस केस में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू दी हाफ mvcm का स्क्वायर। सर नहीं है तो फिर कितना होगा जानने के लिए हमें रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल नहीं है, इतना जान। तो कोई भी बॉडी मूव कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर बोलना गलत है। चलो यही क्वेश्चन को दूसरे ढंग से देखते हैं। ये क्वेश्चन में सपोज मैं कहूं कि ये है वो पाथ जिस पाथ में कोई एक बॉडी अभी मूव करने वाला है। कैसे मूव किया देखो, पहले बॉडी देखो, पहला केस में कैसे था, द बॉडी वाज मूविंग लाइक दिस, नोटिस हाउ माय पेन इज मूविंग। दूसरे केस में कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। नोटिस द डिफरेंस, यू नोटिस द डिफरेंस, दे आर मूविंग इन ए डिफरेंट पाथ्स। यू सी, मतलब पहले बॉडी कुछ यहाँ पे था, फिर ये बॉडी कुछ यहाँ पर हुआ, फिर ये बॉडी कुछ यहाँ पर हुआ, फिर ये बॉडी कुछ यहाँ पर हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कि ये हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है? चलो देखते हैं। जितना समय में ये पॉइंट यहां से यहां पर गया, इतना दूर गया, उतने समय में ये पॉइंट ज्यादा दूर गया है। ऑब्वियसली ज्यादा दूर गया है तो इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है। That means speed of every point is not same। अगर स्पीड समान नहीं है तो वेलोसिटी कैसे समान होगा भैया? वेलोसिटी समान नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर नहीं है। यहाँ पर देखो, ये जितना दूर गया था ये उतने ही दूर गया था, ये उतने ही दूर गया था। That is the difference। Everyone traveled equal distance in equal time, but here this one is traveling more distance, this is traveling less distance। तो ये क्या हो गया? It becomes rotational motion, it is not a translational motion। तो इस केस में भी हम कहेंगे कि half kinetic energy is not equal to half mvcm का स्क्वायर। खैर मैं शायद थोड़ा सा क्लियर कर पाया। जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर सबको आता है, किसको पूछो तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इस केस में होगा कि नहीं होगा। दे आर कंफ्यूज बिकॉज़ दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द मोशन इज ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। वो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व बोल देते हैं। कोई सीधा जा रहा है तो ये ट्रांसलेटरी मोशन, और कर्व में जा रहा है तो रोटेशनल मोशन। नो, कर्व में जाते हुए भी कोई बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? चीजों को पकड़ना बढ़िया से। खैर, तो इतना सारा बकबकाहट के बीच में मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर कब होता है। थोड़ा सबको समराइज करते हैं। फॉर ए बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन, पहले व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? अगर कोई बॉडी मोशन में है, किसी भी एक समय पे उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेशनल मोशन।
अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम VCM का स्क्वायर। VCM हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर कोई पॉइंट मास है, पॉइंट मास का तो एक ही पॉइंट है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर होगा, पॉइंट तो एक ही है, मतलब the motion of every small point, an electron is moving, an electron is moving, whatever path it may be following, you can call it a translatory motion. काइनेटिक एनर्जी always half mv square, there is no second choice, वो कैसा भी मोशन करे काइनेटिक एनर्जी is half mv square. But when a football is moving, now its different points may have different velocity. अगर सारे पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है तो हम कहोगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है, हाफ एम VCM का स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फिर से सबको मिटाते हैं। अगेन विल स्टार्ट विथ योर बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज के पीछे जो मिसकंसेप्शन था मैं आपको बता दिया। कोई बॉडी अगर पॉइंट मास है वो कैसा भी मोशन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, क्योंकि एक ही पॉइंट है भाई, है ना। लेकिन कोई अगर पॉइंट मास नहीं है और वो ट्रांसलेटरी मोशन में है, then only you can call the kinetic energy to be half m VCM square, otherwise it is not equal to half m VCM square। समझ में आ गया? तो हम लोग अभी 1 2 3 4 पॉइंट्स देखें। पॉइंट नंबर 5। अब ये काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी है भाई, एनर्जी है तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो हम क्या कहेंगे पॉइंट नंबर 5 में, काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ masses is sum of individual काइनेटिक एनर्जी। सारे का काइनेटिक एनर्जी निकालो और जोड़ो। अगर हम कहेंगे कोई एक m1 मास इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी में, कोई m2 मास इधर आ रहा है v2 वेलोसिटी में, तो आप क्या कहोगे टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी। m1 का काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, कौन बताएगा जल्दी। m1 का काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में है सर? कोई डायरेक्शन नहीं है, इट्स स्केलर क्वांटिटी। वही तो गड़बड़ है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास कुछ एनर्जी है, इसके पास कुछ एनर्जी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट ऑर्डिनरी सम हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। सपोज हम कहेंगे कि फॉर ए बॉडी नॉट इन रोटेशनल मोशन, नॉट इन ट्रांसलेशनल मोशन, इफ ए बॉडी इज नॉट इन ट्रांसलेशनल मोशन, कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है, कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है, तो देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है, मतलब हो सकता है कि रोटेशनल मोशन में है या फिर ट्रांसरोटेशनल मोशन में। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी is ordinary sum of kinetic energy of different particles or all particles of the body, all particles of body। ये स्टेटमेंट को थोड़ा ढंग से समझो, क्या बोल रहा है। आई एम नॉट एबल टू सेंड फोटो, मेरा मोबाइल खराब है, मैं कैमरा बार बार ऑफ नहीं कर सकता हूँ। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और बाद में मैं तो इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखें
कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है, ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है, मान लो कि कोई चीज ऐसे घूम रहा है, ये समथिंग इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, ये डिस्क है ऐसे घूम रहा है और ये मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह ही घूम रहा है। अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी और अपना वाला फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो है, तो आप कहोगे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये हाफ एम वी सी एम स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला एप्लीकेबल था ओनली फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन ये तो ट्रांसलेशन में नहीं है, रोटेशन में। तो ऐसा केस में हम कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी? क्या कहता है कंसेप्ट? इफ ए बॉडी इज नॉट इन ट्रांसलेशनल मोशन then kinetic energy of the body is ordinary sum of kinetic energy of all particles of the body। देखो ये डिस्क है और ये डिस्क के ऊपर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, जब ये ऐसे घूम रहा है ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये पॉइंट इधर जा रहा है, इसे सारा पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी निकालो, सारा पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी निकालो। यू टेक ए मास m1 सी द काइनेटिक एनर्जी, टेक ए पॉइंट मास m2 सी इट्स काइनेटिक एनर्जी, m3 काइनेटिक एनर्जी, सबका काइनेटिक एनर्जी निकालो और जोड़ दो, you'll get the total kinetic energy। I hope you understand the approach। total kinetic energy कैसे निकालेंगे? It is ordinary sum of kinetic energy of all particles। particles can be considered as point masses। अब चाहे बॉडी कैसा भी मोशन में हो, हर एक पॉइंट मास तो ट्रांसलेटरी मोशन में हुआ। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, कोई इलेक्ट्रॉन कैसे भी मूव कर रहा है वो ट्रांसलेटरी मोशन में ही है, व्हाटएवर पाथ इट में फॉलो, इट इज नेवर इन रोटेटरी मोशन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसीडर करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी चारों तरफ घूम रहा है, उसका स्पिन को कंसीडर करते हैं, बट दैट इज वेरी स्मॉल, यू कैन इग्नोर। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, वो बहुत ही हाई एक्यूरेसी के लिए आप इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसीडर करोगे वो रोटेट कर रहा है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन मोशन कैन बी ऑलवेज ट्रीटेड एज ए ट्रांसलेटरी मोशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में है, उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है जानने के लिए उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ एम वी स्क्वायर निकालो, स्पिन काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा है, बट दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। अगर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल है, तो स्पिन काइनेटिक एनर्जी में भी समथिंग लाइक 0.01 जूल, जिसको आप आसानी से इग्नोर कर सकते हो। सो फॉर ए पॉइंट मास any motion is a translatory motion, kinetic energy is half mv square। तो keeping that knowledge in mind, when this disk is rotating, the kinetic energy of the disk, it is a rotational motion। ट्रांसलेशनल होता तो हाफ mv cm स्क्वायर करते, लेकिन सेंटर मास तो मूव नहीं कर रहा है, आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। नहीं, जीरो नहीं, हर एक पॉइंट का निकालो काइनेटिक एनर्जी और उसको जोड़ दो। हाँ, पता कैसे करेंगे सर हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? देयर इज मेथड फॉर इट to know the kinetic energy of every small particle। ठीक है, हम लोग अभी एक एग्जांपल लेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या देखे हम लोग यहाँ पर, if a body is not in translational motion then kinetic energy of the body is ordinary sum of kinetic energy of all individual particles। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे ये एक रिंग है, थीन रिंग है, रिंग का मास m है और इसका रेडियस r है। ठीक है, ये रिंग घूम रहा है, ये रिंग घूम रहा है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल ध्यान से देखना, रिंग घूम रहा है तो क्या लिखेंगे? ए थीन रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r is rotating about its center or its axis। ठीक है, ये अपना एक्सिस में घूम रहा है, एक्सिस में घूम रहा है। द पॉइंट P on ring makes one complete revolution in टाइम t टाइम में एक बार घूम लेता है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग, रिंग का काइनेटिक एनर्जी क्या है ऐसे पूछा।
रिंग का काइनेटिक एनर्जी क्या है? आपको यहाँ पे मिस कर v is the velocity of center of mass is not moving, kinetic energy is 0. नो, ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है, ये बॉडी रोटेशनल मोशन में है। और आपको दिखेगा कि अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका क्या है। सी नोट पॉइंट नंबर 6, इफ यू वांट टू नो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हिच इज नॉट इन ट्रांसलेशनल मोशन, then you find out kinetic energy of every point on the body। हर एक पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी निकालिए और काइनेटिक एनर्जी बीइंग स्केलर क्वांटिटी जोड़ दीजिए, सारे का काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब ऑब्वियसली P जब तक घूम के एक बार यहाँ पर आ गया होगा, ये पॉइंट भी घूम के अपनी जगह आ गया होगा, ये भी घूम के अपनी जगह आ गया होगा, मतलब हर एक पॉइंट का स्पीड बराबर है। तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, क्या कहेंगे सॉल्यूशन में कहेंगे v स्पीड ऑफ एनी पॉइंट ऑन रिंग, कितना, कोई भी पॉइंट जो रिंग पे है वो घूम के अपनी जगह आ गया, कितना दूर गया, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना दूर गया है 2 पाई आर, इट हैज गॉन ए डिस्टेंस 2 पाई आर, कितना टाइम में गया है t सेकंड में 2 पाई आर बाय t, हो गया, ये हो गया स्पीड। तो फिर ये पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रिंग का काइनेटिक एनर्जी m1 का काइनेटिक एनर्जी, m2 का काइनेटिक एनर्जी, m3 का, सबका जोड़ेंगे, हाफ m1 v स्क्वायर हाफ m2 v स्क्वायर, go on adding them all, and when you add them all you find v is same for all particles। if v is same for all particles then v is same for all particles, तो क्या कहेंगे, this is equal to half v square m1 plus m2 plus m3 plus m4। अब ये सारा मासेस को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल मास ऑफ द रिंग, सो इट इज हाफ m v स्क्वायर, जबकि v क्या था 2 पाई r बाय t, सो इट इज हाफ m 2 पाई r बाय t का स्क्वायर। यस, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अगर आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो आप कहोगे इट इज 2 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय t स्क्वायर इनटू m। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग। तो कोई बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी निकालना आपके लिए काफी आसान बात होगा। अगर रोटेटरी मोशन में है या ट्रांसरोटेशनल मोशन में है, तो आपको हर एक पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है उसका फंडामेंटल। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लिए। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, नोट पॉइंट नंबर 7। हम लोग अभी बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो क्या कहेंगे, फॉर ए बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन, फॉर ए रिजिड बॉडी, फॉर ए rigid body in translatory motion, for a rigid body in translatory motion, the total work done by all forces on the body is equal to gain in kinetic energy of the body। तो यहाँ पर दो ठो वर्ड को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to gain in kinetic energy of the body। क्या कह रहा है,
बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर समझने के लिए, थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लेना इसको, और ये क्लास को तो पक्का बढ़िया से दोबारा देख लेना इत्मीनान से बैठ के। इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, समझो और भूल जाओ। कोई आपको नहीं पूछेगा 11th क्लास में डिफाइन ट्रांसलेशनल मोशन, डिफाइन रोटेशनल मोशन, बट इफ योर कांसेप्ट इज क्लियर यू कैन स्ट्राइक द न्यूमेरिकल। ठीक है, ये चीज समझना। अच्छा, तो बात कर रहे थे व्हाट डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या कह रहा है? कह रहा है इसको, ये जो ये चीज है इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको क्या कहते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है? अगर कोई बॉडी के ऊपर हम कहेंगे कि मान लो कि कोई बॉडी कोई काइनेटिक एनर्जी में जा रहा था, आई कॉल इट Ke1। इसके ऊपर क्या हुआ? एक फोर्स आया F1, एक फोर्स आया F2, है ना, एक फोर्स आया F3, ठीक है, ऐसे करके फोर्सेस आए, चलिए मानते हैं। और ये जो सारे फोर्सेस इसके ऊपर आए उसके चलते ये डिस्प्लेस करके यहाँ पर आ गया है। अब when this body has come here, it has come here, when the kinetic energy is now Ke2 and it has moved a distance s. So what this statement says? Work done by all forces is equal to gain in kinetic energy. कहता है gain in kinetic energy is equal to work done by all forces. थोड़ा ध्यान लगाते हैं, gain in kinetic energy मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज व्हाट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय F1 डॉट S, F2 के लिए F2 डॉट S, F3 के लिए F3 डॉट S। चलो हमें ये सारे को जोड़ देता हूं और थोड़ा समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, F1 को चलो मानते हैं कि ये हर एंगल के साथ थीटा एंगल करता है। आई वांट टू राइट नाउ व्हाट डन बाय F1, क्या हो जाएगा? F1 S cos थीटा। व्हाट डन बाय F2 इधर को है, S इधर को है, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो आप कहोगे एंगल बिटवीन F2 एंड S इज 180 डिग्री, तो बन जाएगा माइनस F2S। इन फैक्ट वर्क इज नॉट डन बाय F2, इट इज डन अगेंस्ट F2, प्लस F3 के लिए F3S। दिस होल थिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और थोड़ा बेहतर ढंग से समझाते हैं, थोड़ा इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम में तो आप प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं कि कोई मास m मान लो कि u स्पीड में जा रहा था, आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया F, क्या होगा? फोर्स होगा तो एक्सीलरेट करेगा, तो जब वो कुछ s डिस्टेंस जाएगा तब तक उसके पास कुछ वेलोसिटी दूसरा आ गया होगा, कॉल दिस वेलोसिटी v। ठीक, नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन हियर? Acceleration is force by mass. And what is the relation between V, U, A and S? You say V square minus U square is equal to 2AS. ठीक है, V square minus U square is equal to 2AS। ये फॉर्मूला तो सबको मालूम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। Now A is F by M, so you see V square minus U square is equal to 2F by M into S। चलो ये m को और 2 को, m को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा? हाफ mv स्क्वायर, m मल्टीप्लाई हो गया, 2 डिवाइड हो गया, हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू Fs। व्हाट यू फाइंड? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट डन बाय द फोर्स। है कि नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज, समझ में आना चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड स्पीड, बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड स्पीड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसमें से भी समझ के आया। क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन mass and speed, but change in kinetic energy
is independent of mass and speed. m and v कितना इंटरेस्टिंग है ये, देख लो। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, F और S, ये चाहे m हो 2m हो u हो 5u हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, m और u का वैल्यू कुछ भी ले लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ओनली F into S। जस्ट लाइक हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े थे, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन mass and velocity, but change in momentum is independent of mass and independent of velocity. It depends upon what force is acting and how long it is acting. Similarly, kinetic energy of a body depends upon mass and speed, but change in kinetic energy it is independent of mass and speed, है ना, it is independent of mass and speed। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है क्या फोर्स आया, कितना दूर तक आया। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ यहां पे दो मास है, दो मास है, बर्फ जगह पे है, थोड़ा ध्यान लगाना बताना, ये मास मान लो m है, ये मास मान लो 2m है, इसके ऊपर में फोर्स लगाया F, इसके ऊपर में फोर्स लगाया F। नाउ ये A ये B, ये दोनों जाके वॉल के साथ टकराएंगे, दोनों जाके वॉल के साथ टकराएंगे। इट्स ए स्मूथ प्लेन, देयर इज नो फ्रिक्शन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हिच ब्लॉक स्ट्राइक्स वॉल विथ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर मोमेंटम। देखें बताने वाले बताइए कौन सा ब्लॉक वॉल को टकराएगा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में, और कौन सा ब्लॉक वॉल को टकराएगा ज्यादा मोमेंटम में। बढ़िया है, इसीलिए आपका काबिलियत बढ़ाइए, सोचिए। आप लोग फटाफट आंसर बता दिए, अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो ये फाउंडेशन कोर्सेज प्रॉपर्ली नहीं किए होंगे सीधे क्लास 11 में आ जाते हैं, यही चीज पढ़ाते हैं लेकिन अंदर बैठता नहीं है, बार बार मैसेज निकलता है क्या, सिस्टम डज नॉट सपोर्ट, है ना। तो अब तुम लोगों का सिस्टम कंपैटिबल हो गया है, अब ये चल रहा है, तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी यू नो इज इक्वल टू F into S। सो इट इज सेम फॉर ऑल। कितना जल्दी आप लोग बता दिए, बहुत बढ़िया। किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, अरे जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था। नाउ अगेन चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम, बराबर फोर्स लगा है लेकिन ये मास ज्यादा है तो ये धीरे धीरे जाएगा, ये सड़क से चले जाएगा, ये धीरे धीरे जाएगा, तो B विल टेक मोर टाइम, 2m will take more time to reach। तो हम क्या कहेंगे, 2m takes more time to reach the wall। So delta P is more for 2m। तो 2m will strike the wall with greater momentum, but both will strike the wall with same kinetic energy। ये आपको समझ में आया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपको बेहतर समझाने के लिए। मैं बताता हूं कि सपोजिंग हियर इज ए ब्लॉक, से ए ब्लॉक ऑफ, से हम कहेंगे ये 3 kg का ब्लॉक है। नाउ यू अप्लाई ए फोर्स ऑफ से 40 न्यूटन। अब आप क्या किए, ये ब्लॉक को यहां तक उठा दिए, यहां तक मतलब 5 मीटर उठा दिए। जब वो ब्लॉक यहाँ पे आ गया तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज लिफ्टेड बाय क्या, लिफ्टेड बाय force F to a height of 5 meter।
ठीक है, टू ए हाइट 5 मीटर। तो ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जब हम ये फोर्स इसको 5 मीटर हाइट में उठाया, कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ओहो, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस? जब इसको उठा के ले रहे थे, फोर्स हम लगाए थे, वेट नीचे की तरफ था, वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय एमजी, दो ही तो फोर्स थे। एफ के चलते कितना वर्क हुआ? 40 न्यूटन, गया है 5 मीटर, सो इट इज 40 into 5 बिकॉज़ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वेट के चलते वेट कितना था? 30 न्यूटन, क्योंकि वेट 3 kg था, मास वेट इज 30 न्यूटन। वेट अगर 30 न्यूटन हुआ, वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय वेट कहां हुआ? वेट तो नीचे की तरफ था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, वर्क डन अगेंस्ट वेट हो गया। एनीवे, वर्क डन अगेंस्ट वेट कितना हुआ? ना 30 into 5, लेकिन हमें तो चाहिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ये बाय अगेंस्ट, ये वर्ड्स को पकड़ते रहना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय क्या होगा? आप कहोगे वर्क डन बाय हो जाएगा नेगेटिव, कितना? 30 into 5, तो कितना हो गया? 50 जूल्स। आप कहोगे सर हम कुछ दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो भाई? नेट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नेट फोर्स बाय मास is acceleration, displacement is 5 meter, find the velocity, get the kinetic energy, you'll get the same, but this was an easier approach to find out, है ना? ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये आसान था on the basis of work energy theorem। अब अगर आपको सचमुच समझ में आ गया है, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर अब जो सही रहेगा वो रियली इंटेलिजेंट है। अब मेरा क्वेश्चन मेरे को ही कंट्राडिक्ट करने वाला, मैं क्या कर रहा हूं? जब मैं चल रहा हूं, when I am walking, the frictional force is forward or backward? Frictional force is forward or backward? Forward। ये आपको मैं बता चुका हूं पहले से कि जब मैं चल रहा हूं, frictional force is forward from Newton's first law, we have understood. Now, when I am walking, work is done by the frictional force or against the frictional force? By। मैं रो दूंगा। Work done was equal to force dot displacement of point of application of force। मेरा पाँव फिसल रहा है क्या? जब पाँव जमीन पे रखे तो फ्रिक्शनल फोर्स आया, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? पाँव अपनी जगह रहा, मैं आगे निकल गया। जब मैं पाँव उठाया, फ्रिक्शनल फोर्स गायब है, तो जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब फोर्स नहीं है, जब फोर्स है तब डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वर्क होगा क्या? नहीं होगा। नो वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन आई एम वर्किंग। अब दो चीज हम लोग देख ले, पहला कंसेप्ट when I am walking or running, frictional force is forward। दूसरा हुआ when I am running, there is no work done by frictional force। Then what are the other forces acting on me? My weight and a normal reaction, some work will be done by them if I move up or I go down, but while running neither I am going up nor I am coming down। तो मैं दौड़ते दौड़ते अपना काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ा रहा हूं? मैं अपना स्पीड बढ़ा सकता हूं। अभी तो देखिए, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, जो बढ़िया से समझागा वही बोलेगा। अभी देखिए कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, है कि नहीं? और हम देखें कि फ्रिक्शनल फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है, वेट नीचे की तरफ है, मैं इसे भाग रहा हूं, कोई वर्क नहीं कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैं इसे भाग रहा हूं, कोई वर्क नहीं कर रहा है। देन हाउ कम आई एम स्पीडिंग अप, माय काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। There is some gain in kinetic energy, you well realize, but the statement is not satisfying. How come the statement is correct? Either the statement is wrong or we have wrongly interpreted this one. Obviously statement cannot be wrong क्योंकि मैं दिया हूं, है ना? तो फिर wrong interpretation इसमें क्या हो गया? सोच के बताओ। बताने वाला आज का मेरा दिमेश बनेगा। तो आप लोग ढंग से सारा पॉइंट को ऑब्जर्व नहीं किया। मैं क्या बोला? मैं बार बार लिख रहा था फॉर ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट। फॉर ए बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज फिक्स्ड एंड नॉट चेंजिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कॉल इट ए रिजिड बॉडी।
क्या मैं एक रिजिड बॉडी हूं, मेरा ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखो ज्यादा हो गया है कि नहीं, कम हो गया, मैं रिजिड बॉडी नहीं हूं। अच्छा, रिजिड बॉडी नहीं होने से क्या हो गया, रिजिड बॉडी नहीं होने से क्या आप सोचते हो कि खाली एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर वर्क करेगा, क्या इंटरनल फोर्स वर्क नहीं कर सकता? ये दूसरा मिसकंसेप्शन है। कोई अगर बॉडी रेस्ट में है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा वो रेस्ट में रहेगा, मतलब बिना एक्सटर्नल फोर्स का बॉडी के ऊपर कोई वर्क नहीं हो सकता। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है। आई डोंट नीड एन एक्सटर्नल फोर्स, मैं हाथ को ऊपर उठाया, इट्स इंटरनल फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया ना हाथ का, मैं हाथ बाय बाय कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी आ गया कि नहीं हाथ में? हाउ कम? बाय इंटरनल फोर्स आल्सो। लेकिन रिजिड बॉडी में अगर हाथ हिला पाएगा क्या? हर पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स है, हिलेगा नहीं। द वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एवरी अदर पॉइंट is along the line joining them is 0 because distance between any 2 points is fixed. Rigid body के केस में internal force cannot manifest, cannot do work. But when the body is not rigid, मैं rigid नहीं हूँ, तो मैं वर्क कर सकता हूँ, कसरत कर सकता हूँ, कोई चीज को उठा सकता हूँ, हाथ ऐसे से कर सकता हूँ, बाय बाय कर सकता हूँ। मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया और मैं काइनेटिक एनर्जी आ गया हाथ में, देखो कैसे आया? बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स। इसलिए हर एक वर्डिंग को ध्यान से पकड़ना। आई एम टॉकिंग अबाउट ए रिजिड बॉडी, दैट टू इन ट्रांसलेटरी मोशन। इसलिए जब मैं भाग रहा हूं क्या हो रहा है सोचो तो, मैं रिजिड बॉडी हूं और मैं स्प्रिंग एक्शन कर रहा हूं, मेरे घुटने के बल मैं स्प्रिंग एक्शन कर रहा हूं, ऐसे करके फेंकता हूं अपने आप को, है कि नहीं? ऐसे करके मैं फेंकता हूं अपने आप को, तो फिर मैं चले जाता हूं। सोचो मैं ऐसे खड़ा था और मैं ऐसे जंप किया, जैसे मैं जंप किया ऊपर, आई गेट सम काइनेटिक एनर्जी। कौन दिया? क्या ग्रेविटी दिया? सॉरी, इधर एनी वर्क डन बाय ग्रेविटी? नो, ये तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी गेन की जगह लॉस होना चाहिए। क्या वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हुआ? नहीं, जब तक पांव जमीन पे था नॉर्मल रिएक्शन था, जब किया तो नॉर्मल रिएक्शन गायब। तो कौन दिया? हु डज वर्क? द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय मी इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। If I am a rigid body, I have to consider only the external forces. कोई rigid body जंप नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबल बॉडी है तो उसका इंटरनल फोर्सेस में वर्क, कोई स्प्रिंग को दबा के छोड़ दी, जंप करके निकल जाएगा, क्योंकि उसका इंटरनल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गया। कोई स्प्रिंग को ऐसे दबाओ, छोड़ दो, टिंग करके जंप कर जाएगा ऊपर, करेगा कि नहीं करेगा? तो हर वर्डिंग को ध्यान से देखना, लोग आपको फंसाएंगे, बहुत बुरी तरह से फंसाएंगे आपको पूछते वक्त। तो क्या बोले हम वर्क एनर्जी थ्योरम में? फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन, फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन द टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। भाई इंटरनल फोर्सेस नहीं लिख रहे क्योंकि रिजिड बॉडी में तो इंटरनल फोर्स काम ही नहीं कर सकता, रिजिड बॉडी में इंटरनल फोर्स काम ही नहीं कर सकता। और अगर हम रिजिड बॉडी वाला स्टेटमेंट को भगा देंगे, रिजिड वर्ड को उड़ा देंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बन जाएगा? फॉर एवरी बॉडी टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल मींस एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया क्या? क्योंकि मैं जब यहां से इसे जंप किया, मेरे को जंप करने में नॉर्मल रिएक्शन मदद नहीं किया है, बिकॉज इट हैज नॉट डन एनी वर्क। वो तो पांव पे था, पांव जमीन पे था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वाज नॉट डिस्प्लेस्ड, नो वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। जब मैं जंप कर गया, नो वर्क इज डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वो छूट गया ग्राउंड से, नॉर्मल रिएक्शन ही कहां रहा? हु डज वर्क? माय इंटरनल फोर्सेस। समझ में आया क्या? तो सारा स्टेटमेंट को क्लैरिटी के साथ समझना। नाउ आफ्टर ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग, आई वुड फ्रेम द फाइनल कंक्रीट स्टेटमेंट फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन। For a rigid body in translatory motion, the total work done by all external forces is equal to gain in kinetic energy. For any body, the gain in kinetic energy is total work done by all external and internal forces. ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग मोस्टली रिजिड बॉडी के साथ डील करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसी फॉर्मूले को हाईलाइट करके आगे बढ़ गए हैं, इसी फॉर्मूले को हाईलाइट करके आगे बढ़ गए। ठीक है, तो क्या हुआ? अगर कोई बॉडी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, वी हैव टू सी वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है,
अच्छा, तो जैसे गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, सिमिलरली वर्क डन अगेंस्ट ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे, इसमें से हमें और एक चीज जाने अनजाने में समझ में आ गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट all external forces acting on the body। बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे देखोगे छोटा सा स्टेटमेंट कितना पावरफुल बन जाता है। फिर आई एम सेइंग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी, बात किसके कर रहे हैं, रिजिड बॉडी का, इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लिख रहा हूँ। रिजिड बॉडी को हटाया, एक्सटर्नल की जगह क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, ठीक है ना। वर्क डन अगेंस्ट ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस वाज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया या ऊपर से गया, सोच के बताओ, आ गया ना? तो ये काइनेटिक एनर्जी जितना आसान लगता था उतना आसान है क्या? नहीं। फिर मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद।